चैप्टर 18। इधर खुराना फैमिली जो अभी अभी मंदिर आई थी वो सब मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े थे। आरती की मधुर आवाज सुनकर उन सबके कदम अपनी जगह ठहर गए और उन सबने एक साथ मंदिर की तरफ देखा जहां महादेव की विशाल मूर्ति के सामने एक खूबसूरत सी लड़की जिसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने सर पर डाला हुआ था और वो आरती के थाल को महादेव की मूर्ति के सामने घुमाते हुए आंखें बंद किए आरती गा रही थी। सबको बस उस लड़की की पीठ दिखाई दे रही थी। अद्वितीय ने एक तेज ब्रेक लगाकर अपनी कार को एक जगह रोका और गुस्से से कार से बाहर निकल सामने देखा जहां सामने महादेव का मंदिर था। अद्वितीय ने एक नज़र महादेव के मंदिर को देखा जहां अंदर 10-15 लोग खड़े थे। वही खुराना फैमिली हैरानी से उस लड़की को देख रही थी जो कोई और नहीं हिमाद्री थी। सारा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आरती कोई और नहीं हिमाद्री गा रही थी। इसकी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या इसे पहले से म्यूजिक के बारे में पता है? क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के तो कोई इतना अच्छा नहीं गा सकता है। सारा ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा और ये सोचकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वो ये बात कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि हिमाद्री के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है। उसकी आवाज में 1000 लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कशिश है। वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि सामने खड़ी लड़की हिमाद्री ही है। इधर वीरेंद्र जी और रेशमा दोनों साथ में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के अंदर चले गए और हिमाद्री के पीछे अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो गए। हिमाद्री को देखते हुए अखिल और आकांक्षा के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ गई, लेकिन दोनों ने ही अपनी स्माइल तुरंत छुपा ली। अखिल का चेहरा दूसरे ही पल वापस सख्त हो गया। उन्होंने दादू की तरफ देखकर कहा, डैड चलिए। उसकी आवाज सुनकर अभिमान जी ने उनकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले अपना सरहा में हिला कदम मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देते हैं। उनके पीछे अखिल, आकांक्षा, आहान अधिक और सारा भी मंदिर के अंदर चले गए। इधर अद्वितीय अपनी नजरें इधर उधर घुमा चारों तरफ देख रहा था। लोगों की भीड़ के अलावा उसकी नजरों को जिसकी तलाश थी वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अद्वितीय फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए सर्द आवाज में बोला, मॉम डैड कहाँ है? कहीं दिख क्यों नहीं रहे? ये कहते हुए उसने अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा दिए। अद्वितीय स्टेयर के पास खड़ा चारों तरफ देख रहा था। उसकी पीठ स्टेयर की तरफ थी और नजरें सामने चारों तरफ देख रही थी। अद्वितीय भगवान में बिलीव नहीं करता था। उसके लिए उसके भगवान उसके मॉम डैड थे, बाकी मूर्ति पूजा में उसका बिलीव नहीं था। वो कभी मंदिर में नहीं गया था और नहीं जाता था, इसलिए वो स्टेयर के पास ही खड़ा था। तभी उसके कानों में आरती गाने की आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका जय शिव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय शिव। शिव पंचाक्षर स्तोत्र पाठ। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै म काराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाधर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शी काराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुबोधव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै व काराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्य यह पठेत शिव सन्निधौ, शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सहमोते। इस आवाज को सुनकर अद्वितीय ने तुरंत पलटकर मंदिर की तरफ देखा जहां लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी और उसी भीड़ में उसे वीरेंद्र जी और रेशमा की पीठ दिखाई दी।
वीरेंद्र और रेशमा जी को देखने बाद भी अद्वितीय की नजरें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अद्वितीय ने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अपनी टाई की नोट को ढीला किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इधर आरती पूरी हो चुकी थी। हिमाद्री ने अपने हाथ में पकड़े थाल को पंडित जी के हाथ में थमा दिया और नीचे झुक उनके पैर छुए। सौभाग्यवती भव, महादेव हमेशा तुम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। पंडित ने हिमाद्री के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। हिमाद्री सीधी खड़ी हुई और उसने अपने सर पर रखे पल्लू को वापस नीचे गिरा दिया, जिससे अब उसका खूबसूरत चेहरा सबको एकदम क्लियर नजर आ रहा था। वीरेंद्र जी और रेशमा की नजरें जैसे ही हिमाद्री पर पड़ी, दोनों की नजरें एक पल के उसी पर थम गई। कितनी प्यारी बच्ची है ना वीरेंद्र जी, और आवाज तो इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा मधुर है। खूबसूरती का सबसे अच्छा उदाहरण है इस बच्ची की सूरत, रेशमा जी ने हिमाद्री को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। उनकी आवाज सुनकर वीरेंद्र जी ने हिमाद्री पर से नजरें हटा उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हम खूबसूरत तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत इंसान मन से भी इतना ही खूबसूरत हो। वैसे इसमें कुछ तो है जिसकी एक आवाज ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। ये कहते हुए उन्होंने वापस हिमाद्री की तरफ देखा जो अब अभिमान जी की तरफ जा रही थी। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसकी सीरत भी इसकी सूरत की तरह साफ शीशे की है। मुझे नहीं लगता है इसके दामन में दाग होंगे, मन में मेल होगा। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी तिरछा मुस्कुराकर बोले, अच्छा, एक झलक देखते ही आपने उस बच्ची को पहचान लिया तो फिर आपका अलीशा के लिए क्या कहना है? उनका सवाल सुनकर रेशमा जी की स्माइल फीकी पड़ गई। वो सीरियस होते हुए बोली, अलीशा जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसकी बॉडी से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। हमें अपने बेटे के लिए एक टैलेंटेड बच्ची चाहिए, न कि नशा करने वाली। मानते हैं हमें बेटी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटी पाने के मोह में इतना पागल हो जाए कि सही और गलत को नहीं पहचाना पाए। चैप्टर 19। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी की स्माइल और गहरी हो गई। उन्होंने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, कभी कभी आप भी समझदारी वाली बातें कर लेती है। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने उन्हें घूर कर देखा और तुमरत बोली, क्या मतलब आपका? हम आपको बेवकूफ नजर आते हैं। ये सुनते ही वीरेंद्र जी हल्का सा हंसे और फिर रेशमा जी का मजाक उड़ाते हुए बोले, हमने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमसे ज्यादा आप खुद को ज्यादा अच्छे से जानती है। ये कहते हुए उन्होंने रेशमा जी की कमर में हाथ डाल अपने पास खींच लिया और फिर उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, बट डोंट वरी मोहतरमा, आप जैसी है सिर्फ हमारी है। वही रेशमा जी हैरानी से वीरेंद्र जी को देख रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमा, चारों तरफ देखा और फिर वीरेंद्र जी से दूर होते हुए कहा, वीरेंद्र जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? सब देख रहे हैं। ये पब्लिक पैलेस है। यहाँ तो कम से कम हमसे दूर रहिए। आपको नहीं, लेकिन हमें शर्म आती है। ये कहते हुए उनके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उनके चेहरे की रंगत देखकर वीरेंद्र जी के लब मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपना सरनामे हिला दिया। इधर हिमाद्री अभिमान जी के पास आई और उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादू चले। उसकी आवाज सुनकर अभिमान जी अपने होश में आए। उन्होंने प्यार से हिमाद्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है। कितनी खूबसूरती से तुमने महादेव की आरती गाई। लगता है आज हम सबके साथ महादेव का भी मन प्रसन्न हो गया है। उनकी बात सुनकर हिमाद्री के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने एक नज़र अभिमान जी को देखा, फिर उसकी नजरें आहान और अधिक पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। तभी हिमाद्री की नजरें अखिल पर पड़ी। अखिल की नजरें जैसे ही हिमाद्री की नजरों से मिली, उन्होंने तुरंत अपना चेहरा हिमाद्री से फेर लिया। उनके चेहरे फेरते ही हिमाद्री ने भी अपनी नजरें उनसे हटा ली।
तभी अहान जल्दी से हिमाद्री के पास आया और मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, आई कांट बिलीव कि ये आरती तुमने गाई थी। हमारा खून एक है लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर ये सिंगिंग टैलेंट बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सच में तुम हमसे अलग हो। उसने इतना ही कहा था तभी हिमाद्री ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हिमाद्री के हाथ पीछे खींचते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। वही अहान बोलते हुए एकदम से चुप हो गया। वीरेंद्र जी और रेशमा जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, उन दोनों की नजरें जैसे ही हिमाद्री पर पड़ी उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी नजरें पहले भी हिमाद्री पर ही टिकी हुई थी। वे दोनों हिमाद्री के हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहे थे। हिमाद्री बिना किसी एक्सप्रेशन के अहान को देख रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई, जो अहान की बात का मजाक उड़ा रही थी। हिमाद्री हल्का सा आगे बढ़ी और अहान के चेहरे के एकदम नजदीक अपना चेहरा ले जा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर अहान खुराना, गौर से देखिए मुझे। मैं खुराना खानदान की बेटी नहीं हूँ। बेशक मेरा खुराना फैमिली से खून का रिश्ता है, लेकिन उनके जैसा टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। आपको अपने जैसा टैलेंट अपनी प्यारी सारा बहन में देखने को मिलेगा, और हाँ, आज के बाद मुझे हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। एक गलती हर बार माफ हो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेमतलब के रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। इतना बोलकर वो रुकी और फिर अहान का गाल थपथपाते हुए कहा, आई थिंक समझदार हो। समझ गए होंगे। इतना बोल वो 2 कदम पीछे हट गई और सामने देखते हुए कहा, दादू मैं नीचे जा रही हूँ। आए हुए मेहमानों को गिफ्ट्स देने हैं। अगर आपका मन हो तो आ जाना, दादी को अच्छा लगेगा। बोलकर वो आगे बढ़ गई। वही उसके हर एक एक्शन को देखकर खुराना फैमिली एकदम से शॉक्ड रह गई। वही अखिल हैरानी से हिमाद्री को जाते देख रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई जो एकदम प्योर थी। हर्षद की चाल में फुल कॉन्फिडेंट और एक अजीब सा टशन साफ महसूस किया जा सकता था। उसका ओरा इतना पावरफुल था कि सबकी नजरें उसी पर आकर थम रही थी। तभी अचानक एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिससे हिमाद्री के बाल हवा में लहराने लगे और उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा उसकी कमर से फिसलकर साइड हट गया, जिससे उसकी कमर और पेट का कुछ हिस्सा साड़ी से झांककर दिखाई देने लगा था। वही वीरेंद्र जी और रेशमा हैरानी से हिमाद्री को जाते देख रहे थे। वीरेंद्र जी, जिनके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे, लेकिन हिमाद्री की अदाओं को देखकर वो भी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें कैमरा निकाल हिमाद्री की फोटो क्लिक करने लगे। 1 मिनट बाद उन्होंने कैमरा बंद किया और गैलरी में हिमाद्री की पिक देखने लगे। उन्होंने तुरंत हिमाद्री की पिक को किसी को सेंड किया और नीचे मैसेज टाइप किया, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक मेरे केबिन की टेबल पर होनी चाहिए। ये मैसेज टाइप कर उन्होंने फ़ोन को वापस अपनी पेंट की पॉकेट में रख लिया। इधर अद्वितीय, जो अभी भी स्टेयर के पास खड़ा ऊपर की स्टेयर की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजरें सामने से आती हुई हिमाद्री पर पड़ी, जो अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार अपनी कमर पर कर रही थी, लेकिन हवा की वजह से उसका पल्लू खिसक कर साइड हट रहा था। हिमाद्री का चेहरा झुका हुआ था और उसके काले रेशमी बालों की कुछ लटें बार बार उसके गालों को चूम रही थी। अद्वितीय की नजरें जैसे ही सामने से आती हुई हिमाद्री पर पड़ी, एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई और दिल तेजी से धक धक करने लगा। उसे अपने आसपास की हर चीजें रुकती हुई सी महसूस होने लगी, और अगर कुछ नजर आ रहा था तो सामने से आ रही हिमाद्री। हिमाद्री का ध्यान इस वक्त अपनी साड़ी को सही करने में थे। वो अभी नीचे से 4थी स्टेयर पर थी। उसने जैसे ही अपना पैर तीसरी स्टेयर पर रखा, तभी उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया और उसके पैरों में पहनी हिल्स टूटकर उसके पैरों के बीच उलझ गई।
अचानक हिल्स टूटने से हिमाद्री नीचे की तरफ गिरने को होती है, लेकिन तभी किसी ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर में हाथ डाल झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैप्टर 20 शिमलेस राठौर। हिमाद्री का ध्यान इस वक्त अपनी साड़ी को सही करने में थे। वो अभी नीचे से चौथी स्टेयर पर थी। उसने जैसे ही अपना पैर तीसरी स्टेयर पर रखा तभी उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया और उसके पैरों में पहनी हिल्स टूटकर उसके पैरों के बीच उलझ गई। अचानक हिल्स टूटने से हिमाद्री नीचे की तरफ गिरने को होती है, लेकिन तभी किसी ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर में हाथ डाल झटके से अपनी तरफ खींच लिया। हिमाद्री के दोनों हाथ उस शख्स के कंधों पर कस गए और उसका सर उसके सीने से आ लगा। वही उस शख्स ने हिमाद्री की खुली कमर में हाथ डाले उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। हिमाद्री ने तुरंत सर उठा सामने खड़े शख्स को देखा और अचानक ही उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाते हुए कहा, अद्वितीय चौहान। वही अद्वितीय जो हिमाद्री को अपने इतने पास देखकर सब कुछ भूल गया था। उसके तेज कानों में जब हिमाद्री के फुसफुसाहट की आवाज पड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिनका शोर हिमाद्री को भी सुनाई दे रहा था। वही वीरेंद्र जी और रेशमा जो दोनों साथ में स्टेयर उतर रहे थे। सामने का नजारा देख उनके कदम वहीं रुक गए। रेशमा जी हैरानी से अद्वितीय और हिमाद्री को देख रही थी, जो दोनों एक दूसरे में खोए हुए से आंखों में देख रहे थे। वही हिमाद्री और अद्वितीय को साथ में देखकर वीरेंद्र जी की भौहें आपस में जुड़ गई। उन्होंने रेशमा जी की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, मोहतरमा, आपका बेटा प्यार में पड़े पागल आशिक की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? उस लड़की को दीवानों की तरह क्यों घूर रहा है? कहकर उन्होंने वापस अद्वितीय और हिमाद्री की तरफ देखा, जो अभी भी वैसे ही खड़े थे। उनकी बात सुनकर रेशमा जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, वो आपकी फ्यूचर बेटा बहू है। आप भी अपनी जवानी में मुझे ऐसे ही ताड़ते थे और अद्वितीय तो आपका बेटा है। आपसे भी 2 कदम आगे। मुझे तो इस बच्ची के लिए डर लग रहा है, पता नहीं कैसे मेरे सन की बेटे को झेलेगी। ये कहते हुए वो हल्का सा हंस दी। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, आपको बड़ी हंसी आ रही है। एक बार घर चलिए, फिर मैं भी देखता हूँ आप हंसती है या फिर मेरा नाम का मौन करते हुए खुद को छोड़ने को कहती है। हिम्मत है तो बेड पर हंस कर दिखना, तब मानूंगा आपको, बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिए। उनकी बात सुनकर रेशमा जी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो एकदम से हड़बड़ा गई। शर्म से उनके गाल जलने लगे और उन्होंने तुरंत अपनी पलकें झुका ली और धीरे से कहा, शिमलेस चौहान। इधर मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज सुनकर अद्वितीय और हिमाद्री एकदम से अपने सेंस में आए। अद्वितीय जल्दी से हिमाद्री को सीधा खड़ा करने को होता है, लेकिन तभी हिमाद्री की हल्की सी आह निकल गई और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। उसने तुरंत अपना एक हाथ अद्वितीय के कंधे से हटा अपना पैर पकड़ लिया। हिल्स टूटने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी, जिस वजह से हल्का सा पैर के हिलते ही उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। हिमाद्री की चीख सुनकर अद्वितीय एकदम से घबरा गया। वो फिक्र भरी आवाज में बोला, What happened, princess? Did you get hurt? ये कहते हुए वो हिमाद्री के पैर को देख रहा था। अगले ही पल वो हल्का सा झुका और ब्राइडल स्टाइल में हिमाद्री को अपनी गोद में उठा लिया। उसके इस एक्शन को देखकर वीरेंद्र जी, रेशमा के साथ साथ हिमाद्री भी हैरान रह गई। हिमाद्री जल्दी से अद्वितीय के गले में अपनी बाहें डालकर अनजान बनते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आप कौन हो और मुझे गोद में क्यों उठाया है? मुझे नीचे उतारिए अभी के अभी। मैं नहीं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और नहीं बीवी, फिर किस हक से आपने मुझे अपनी गोद में उठाया है? उसकी बात सुनकर अद्वितीय स्टेयर से नीचे उतरते हुए बोला, बीवी नहीं हो तो बन जाओ। आई प्रॉमिस पूरी लाइफ तुम्हें ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर घूमूंगा, बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर हिमाद्री का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो उससे से अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मेरे पति बनने के लिए पहले मेरे लायक बनिए।
उसके बाद सोचूंगी आपके बारे में। उसका जवाब सुनकर अद्वितीय ने सर झुकाकर उसके चेहरे को देखा और फिर उसे सामने रखे एक बेंच पर बैठाते हुए बोला, क्या करना होगा तुम्हारे लायक बनने के लिए प्रिंसेस? तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें आना मेरे पास ही होगा। ये कहते हुए वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा और उसका पैर पकड़ अपनी थाई पर रख लिया। चैप्टर 21। उसके इस एक्शन से हिमाद्री एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की सी नमी छा गई, जिसे उसने जल्द ही उसने छुपा लिया। वो ही जानती थी अद्वितीय को अपने सामने देखकर उसने खुद को कैसे रोक रखा था। उसका मन अभी अद्वितीय को कस के हक करने को कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थी, लेकिन अद्वितीय को नहीं। हिमाद्री के कानों में एक ही वर्ड गूंज रहा था, प्रिंसेस, जिसे सुनकर उसके दिमाग में अपने पिछले जन्म की कुछ यादें ताजा होने लगी। अद्वितीय उसे पिछले जन्म में भी प्रिंसेस ही बुलाता था। वही अद्वितीय के बॉडीगार्ड जो उसके पीछे ही यहाँ मंदिर आए थे। अपने बॉस को किसी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अद्वितीय, जिसे सब गाय समझते थे क्योंकि उसे लड़कियों का नाम तक सुनना पसंद नहीं था, और आज उसी अद्वितीय को एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा देखकर सबको जैसे सदमा सा लगा था। ऐसा ही हाल रेशमा जी और वीरेंद्र जी का था। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था उनके सामने अपने घुटनों पर बैठा लड़का उन्हीं का एरोगेंट और खड़ूस बेटा है, जिसने आज तक किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। यहाँ तक वो कभी भगवान के सामने भी नहीं झुका। वो आज एक अनजान लड़की के सामने अपने घुटनों पर बैठा था। मोहतरमा, आपका बेटा तो पहली ही मुलाकात में अपने घुटनों पर आ गया। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। वीरेंद्र जी ने मुंह खोले हैरानी से कहा। उनकी बात सुनकर रेशमा जी हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए अद्वितीय को देखते हुए कहा, वीरेंद्र जी, क्या सच में ये हमारा ही बेटा है? कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया है? इधर अद्वितीय ने हिमाद्री की हिल्स निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी हिमाद्री अपना पैर उसकी थाई से हटाते हुए बोली, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। ऐसे किसी के पैर नहीं छूते हैं। तभी अद्वितीय ने उसके पैर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, किसी के नहीं, अपनी प्रिंसेस के पैर को छू रहा हो। आई कांट सी माई प्रिंसेस इन पेन। उसकी बात सुनकर हिमाद्री उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ। आई एम हिमाद्री। ये सुनते ही अद्वितीय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी हिल्स उतारते हुए बोला, हिमाद्री खुराना होगी तुम दुनिया की नजरों में, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रिंसेस हो। तुम शायद मुझे भूल चुकी हो, लेकिन मुझे अभी भी याद हो। तुम्हें भूलना चाहूं भी तब भी नहीं भूल सकता हो। ये कहते हुए उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूमने लगा, जो बारिश में झूमते हुए खेल रही थी। उसके पूरे कपड़े बारिश से गिले हो चुके थे और उसके फुले चब्बी चिक्स, जिन पर मिट्टी लगी हुई थी, वो मिट्टी बारिश की बूंदे में घुलते हुए नीचे बह गई और अब उस बच्ची का खूबसूरत सा मासूम चेहरा किसी स्टार की तरह चमकने लगा। वहीं सड़क पर दूर खड़ी एक ब्लैक कार, जिसकी बैक सीट पर बैठा एक लड़का मुस्कुराते हुए उस बच्ची को देख रहा था। वो धीरे से बोला, सिली गर्ल, बट शी इज माई प्रिंसेस। तभी अचानक हिमाद्री जोर से चिल्लाई, आया। हिमाद्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर अद्वितीय ने उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, हो गया। उसकी आवाज सुनकर हिमाद्री ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने पैर को हल्का सा हिलाया। अब उसके पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, जिसे फील करके हिमाद्री ने तुरंत अद्वितीय को देखा और बोली, ये कैसे किया आपने? सच में मेरा दर्द गायब हो गया। उसकी बात सुनकर अद्वितीय ने उसके पैर को पकड़ा और हल्के से उसके पैर पर किस करके बोला, इट्स मैजिक, जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सिखा है। ये बोलकर वो खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे हट अपनी पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर जुनूनी नजरों से हिमाद्री को देखने लगा। वही हिमाद्री हैरानी से अद्वितीय को देख रही थी।
वो जल्दी से खड़ी हुई और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, आपने अभी मुझे किस क्यों किया? उसका सवाल सुनकर अद्वितीय तिरछा मुस्कुराकर बोला, अभी तो बस किस किया है। शादी के बाद देखना क्या क्या करता हूँ प्रिंसेस। यू आर सो इनोसेंट। मन कर रहा है कि तुम्हें दुनिया की नजरों से छुपाकर अपने दिल में कैद कर लूं। ये कहते हुए वो अपनी इंटेंस नजरों से हिमाद्री के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वही उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को सुनकर हिमाद्री को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। एक तो वो इस लड़के से बेइंतहा इश्क करती है और ऊपर से उसकी बातें सुनकर उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी। तभी अचानक हल्का सा हवा का झोंका आया जिससे हिमाद्री की साड़ी का पल्लू उसकी कमर से सरक कर हवा में उड़ने लगा। अद्वितीय की नजरें जैसे ही उसकी पतली खूबसूरत कमर पर पड़ी, उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगा। वो अजीब तरह से अपनी नेक पर हाथ फेरते हुए धीरे से सनकी आवाज में कहा, उफ, ये लड़की और इसकी अदाएं जान लेकर मानेगी। ये कहते हुए उसने झटके से हिमाद्री की कमर में हाथ डाल अपने बेहद करीब खींच लिया। हिमाद्री का सर उसके सीने से आ लगा और उसके दोनों हाथ उसके कंधों पर कस गए। वही रेशमा जी ने तुरंत वीरेंद्र जी की आंखों पर अपना हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, वीरेंद्र जी देख रहे अपने बेटे की ठरकी हरकतें। आपकी तरह कहीं भी शुरू हो जाता है। अरे अभी तो शादी भी नहीं, उससे पहले ही इसकी हरकतें शुरू हो गई। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी रेशमा जी का हाथ अपनी आंखों पर से हटाते हुए कहा, हमें दादा दादी बनाएगा। बेटी को तो अपनी गोद में नहीं खिला पाए पर अपनी पोती को जरूर खिलाएंगे। हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। जैसे आप शादी के 9 महीने बाद हमारे बच्चे की मां बनी थी, वैसे ही मेरा बेटा भी हमें जल्द ही दादा दादी बना देगा। कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिए। वही उनकी बातें सुनकर रेशमा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी वीरेंद्र जी अपनी एक फिंगर उनकी चीन पर रखकर उनका मुंह बंद करते हुए बोले, मोहतरमा मुंह बंद कर लीजिए वरना मक्खी घुस जाएगी। ये सुनते ही रेशमा जी झिम गई और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इधर सारा गुस्से से कांपते हुए सामने खड़े हिमाद्री और अद्वितीय को देख रही थी। वो हिमाद्री के पीछे ही मंदिर से नीचे आ गई थी। उसकी नजरें जब अद्वितीय पर पड़ी तो उसकी हॉटनेस को देखकर वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। एक नजर में ही वो उसकी दीवानी हो गई, लेकिन जब अद्वितीय को हिमाद्री के पास उससे चिपका देखा तो उसका खून गुस्से से उल्टी दिशा में बहने लगा। वो गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ी और झटके से हिमाद्री का हाथ पकड़ उसे खींचकर अद्वितीय से दूर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैप्टर 22। आहान का हिमाद्री को थप्पड़ मारना बटाकेस। इधर सारा गुस्से से कांपते हुए सामने खड़े हिमाद्री और अद्वितीय को देख रही थी। वो हिमाद्री के पीछे ही मंदिर से नीचे आ गई थी। उसकी नजरें जब अद्वितीय पर पड़ी तो उसकी हॉटनेस को देखकर वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। एक नजर में ही वो उसकी दीवानी हो गई, लेकिन जब अद्वितीय को हिमाद्री के पास उससे चिपका देखकर उसका खून गुस्से से उल्टी दिशा में बहने लगा। वो गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ी और झटके से हिमाद्री का हाथ पकड़ उसे खींचकर अद्वितीय से दूर कर दिया। अद्वितीय की पकड़ हिमाद्री पर ढीली थी और हिमाद्री ने अद्वितीय को नहीं पकड़ा हुआ था, जिस वजह से सारा के खींचते ही हिमाद्री अद्वितीय से दूर हो गई। हिमाद्री के दूर होते ही अद्वितीय का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना सर टेढ़ा कर सारा की तरफ देखा जो हिमाद्री की बाजुओं को पकड़े खड़ी गुस्से से हिमाद्री को घूर रही थी। वही हिमाद्री का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसने तिरछी नजरों से सारा को हाथ को देखा और फिर सर्द नजरों से सारा की आंखों में देखने लगी। चौहान फैमिली जो अभी अभी वहां आई थी, सामने सारा को हिमाद्री को पकड़े देखकर उन सबके कदम वहीं रुक गए। अखिल की भौहें आपस में जुड़ गई और वही आहान अधिक सवालिया नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सारा ने हिमाद्री की बाजुओं को क्यों पकड़ा हुआ है।
हिमाद्री ने सर्द नजरों से सारा को देखते हुए गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस सारा। अपनी हद में रहो वरना हद पार करना मुझे भी आता है, और मेरी हद पार हुई ना तो किसी लायक नहीं रहोगी। ये बोलते हुए उसने गुस्से से सारा के हाथों को अपनी बाजुओं से झटक दिया। उसकी बात सुनकर सारा गुस्से से पागल हो गई। उसने एक नज़र अद्वितीय को देखा जो अपनी आग उगलती आंखों से उसे ही देख रहा था, लेकिन सारा ने अद्वितीय की आंखों को नहीं देखा। उसे तो सिर्फ उसकी हॉट बॉडी और हैंडसम चेहरा नजर आ रहा था। 10 सेकंड तक अद्वितीय को ताड़ते रहने के बाद उसने फिर से हिमाद्री की तरफ देखा और दांत पीसते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अब समझ आया कि तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे कहाँ से आए। मर्दों के साथ बिस्तर गर्म करके तो कोई भी पैसे कमा सकता है। मुझे नहीं पता था पैसों के लालच में तुम इतना गिर जाओगी जो हर किसी के साथ सो जाओगी। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी तेज हो गई जो अद्वितीय को भी सुनाई दे गई। सारा ने तिरछी नजरों से अद्वितीय को देखा और फिर आगे बोली, छी, तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अगर इतनी ही पैसों की हवस थी तो मुझसे मांग लेती, इस हद तक गिरने की क्या जरूरत थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई जो उसने किसी के देखने से पहले ही छुपा ली। उसकी बात सुनकर हिमाद्री एकदम से हैरान रह गई। सारा का अचानक से ऐसी बातें करना उसे समझ नहीं आ रहा था। खुराना फैमिली पीछे खड़ी थी जिस वजह से उन सबको सारा की बातें नहीं सुनाई दी। सारा का मुंह हिमाद्री की तरफ था और उसकी पीठ खुराना फैमिली की तरफ थी। तभी अचानक हिमाद्री की नजरें अद्वितीय पर पड़ी जो गुस्से से कांपते हुए सारा को देख रहा था। हिमाद्री को अब समझ आ गया था कि सारा ये सब उसे अद्वितीय की नजरों में गिराने के लिए बोल रही थी। उसे अद्वितीय की नजरों में कैरेक्टरलेस साबित करना चाहती है। हिमाद्री ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी 2 उंगलियों से आईब्रो को रब करते हुए कहा, रॉन्ग मूव बहना। इतना बोलकर उसने आव देखा न ताव खींच के एक थप्पड़ सारा के गाल पर जड़ दिया। उसके इस एक्शन से सब एकदम से शॉक्ड रह गए। वही अद्वितीय के होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। थप्पड़ लगते ही सारा संभल नहीं पाई और उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने तुरंत अपने एक गाल पर हाथ रख लिया। तभी अचानक उसकी नजरें सामने से आ रही एक कार पर पड़ी जिसे देखते ही उसके शैतानी दिमाग में कुछ आया। वो लड़खड़ाते हुए जानबूझकर कार के सामने आ गई। कार ड्राइवर ने तुरंत कार को ब्रेक लगा रोकना चाहा, लेकिन सारा जस्ट कार के सामने खड़ी थी जिस वजह से टायर घसीटते हुए उसके पैर पर जा लगे। आहा शाह, सारा की एक दर्द भरी चीख उस पूरे एरिया में गूंज उठी। वो मुंह के बल सड़क पर जा गिरी और उसने तुरंत अपना घुटना पकड़ लिया। उसके घुटनों से खून बहने लगा। उसकी प्लाजो पेंट पूरी खून से सन गई और वो दर्द में तड़पते हुए जोर से चीख चिल्ला रही थी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ गया। वही खुराना फैमिली एकदम से शॉक्ड रह गई। लेकिन अगले ही पल सब जल्दी से सारा का नाम चीखते हुए उसकी तरफ भागे। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, अखिल ने चिल्लाते हुए कहा और जल्दी से सारा के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके पैर को देखने लगे। कार ड्राइवर कार के अंदर बैठा डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और सारा के साइड से निकलते हुए फुल स्पीड में वहां से चला गया। इधर अहान और अधिक गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी आंखों से हिमाद्री को देख रहे थे, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सड़क पर पड़ी सारा को देख रही थी। अधिक ने तुरंत अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल करके जल्दी से आने को कहा। सारा को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, बस एक घुटने पर चोट लगी थी। एम्बुलेंस को कॉल करके अधिक जल्दी से सारा के पास चला गया। अभिमान जी भी सारा के पास खड़े फिक्र भरी नजरों से उसे देख रहे थे। आकांक्षा ने एक नजर गुस्से से हिमाद्री को देखा और फिर रोते हुए जल्दी से सारा के पास चली गई। सारा बेटा तुम ठीक हो? रो मत, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे, आकांक्षा ने सारा के पास बैठते हुए रुंधे गले से कहा। चैप्टर 23। सारा बेटा तुम ठीक हो? रो मत, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे,
आकांक्षा ने सारा के पास बैठते हुए रुंधे गले से कहा। सारा अपने घुटने को पकड़े जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त खुराना फैमिली की नज़रों में लाचार और बेबस बनने के लिए और हसरत को सबकी नज़रों में गिराने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसका चिल्लाना सुनकर सबको उसकी टेंशन हो रही थी और वही हसरत पर गुस्सा आ रहा था। सारा की इस हालत की वजह सब हसरत को मान रहे थे। अगर हसरत सारा को थप्पड़ नहीं मारती तो सारा की ये हालत नहीं होती। सबके दिमाग में यही सब चल रहा था। इधर अहान गुस्से से हसरत के पास आया और बिना सोचे समझे एक खिंच के थप्पड़ हसरत के गाल पर जड़ दिया। हसरत का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके दोनों हाथ अभी भी नीचे थे। उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। वही रेशमा और वीरेंद्र जी जो स्टेयर पर खड़े थे, अहान का हसरत को थप्पड़ मारते ही उन दोनों का चेहरा सर्द हो गया। वीरेंद्र जी ने कस के अपनी हाथों की मुठियां बंद कर ली। उन्हें सारा की ओवर एक्टिंग और उसका जानबूझकर कार के आगे आना सब कुछ समझ आ रहा था। इधर अगम का चेहरा डार्क हो गया और गुस्से से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई। उसके आसपास का ओरा बेहद ही डरावना हो गया, जिसे महसूस करके उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड भी एक पल के लिए कांप गए। तभी अहान ने हसरत की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से कहा, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो अभी भी वही हो, हमेशा सारा से जलने वाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा को थप्पड़ मारने वाली? 2 दिन प्यार से बात क्या कर ली, थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी? तुम तो खुद को महारानी समझने लगी हो। अहान गुस्से में मन में आया हुआ सब कुछ बोले जा रहा था, बिना ये जाने कि जब हकीकत सामने आएगी तब वो किस मुंह से हसरत से माफी मांगेगा। अहान अभी बोल ही रहा था तभी अगम गुस्से से तमतमाते हुए उसके पास आया और एकदम से उसका गला पकड़ उसे पीछे की तरह धकेलते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की? वो महारानी समझती नहीं है, महारानी है, इस किंग की क्वीन है वो, जिस पर हाथ उठाकर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें अपनी जिंदगी गवा कर चुकानी पड़ेगी। अहान की पीठ पीछे वॉल से जा लगी। अगम की पकड़ लगातार उसके गले पर कसती जा रही थी, जिससे अहान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वही अगम की आवाज सुनकर सबके साथ खुराना फैमिली ने भी उसकी तरफ देखा और अगम को अहान का गला पकड़ा देखकर सब एकदम से हैरान रह गए। उन्होंने अहान को हसरत को थप्पड़ मारते देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी नज़रों में हसरत इस थप्पड़ के लायक थी। खुराना फैमिली पहले अगम को यहाँ देखकर शॉक्ड थी और अब अगम को अहान का गला पकड़ा देखकर वे सब सदमे में पहुंच गए। तभी अधिक जल्दी से अगम के पास आया और उसका हाथ अहान के गले से हटाते हुए कहा, मिस्टर चौहान, क्या कर रहे हैं आप? आपने अहान का गला क्यों पकड़ा है? क्या किया है इसने? ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा अगम के हाथ को अहान के गले से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगम की तेज पकड़ होने की वजह से वो उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। अहान को सांस आना एकदम से बंद हो गया। उसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया और वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अगम के हाथ को पकड़ा हुआ था। अगम अपनी जलती आंखों से अहान को घूर रहा था। गुस्से से उसके माथे की नसें चटकने लगी थी। उसके सर पर अहान को जान से मारने का भूत सवार हो चुका था, जो अब उसकी जान लेकर ही उतरने वाला था। अहान की हालत देखकर हसरत जल्दी से अगम के पास आई और उसके हाथ को अहान के गले से हटाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा, अगम, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए इसे वरना मर जाएगा। ये कहते हुए वो अगम का हाथ पीछे खींच रही थी, लेकिन अगम का हाथ अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं हुआ। कुछ पल कोशिश करने के बाद हसरत ने एक गहरी सांस लेकर अगम के चेहरे की तरफ देखा और एकदम से उसकी गर्दन में अपना हाथ डाल उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और फिर अपने पंजों पर खड़ी होकर अगम के लबों पर अपने सॉफ्ट लब रख दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।